हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जिन जिन ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं लिखी गई है, सो उसको मैं जो है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखूंगा, और जिनकी एंट्रीज यहाँ लिखी गई है उसको जो है आप कॉपी पे नोट करते जाइए, और जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री मैं बता रहा हूँ उसको आप नोटबुक पे नोट करते जाइए। स्टार्ट करते हैं। अगर हम परचेज करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफिस यूज के लिए या कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किया है, जैसे कैलकुलेटर परचेज किया है, तो उस केस में ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि अगर आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए, तो जैसे कि कैलकुलेटर खरीदा है या कैश बॉक्स खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इन केस अगर ये ट्रांजैक्शन उधार में है, उधार में भी है भाई, कुछ अमाउंट आपने पे किया है कैश में और कुछ अमाउंट जो है क्रेडिट में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो सप्लायर का जो अकाउंट है, जो सप्लायर का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि 250 रुपए की पेमेंट जो है वो कैश में है, 250 रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है सप्लायर का अकाउंट जो होगा वो फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होगा। और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में होगी, फॉर कैश ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि कैश पेमेंट के लिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स की या एसेट्स की। जब एसेट्स को परचेज किया जाएगा, जैसे मशीनरी परचेज कर रहे हैं, टाइपराइटर, फर्नीचर, तो एसेट्स का जो अकाउंट है वो नेम ऑफ द एसेट डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, इन केस अगर आपने एसेट्स परचेज किया है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट्स का नाम डेबिट होता है। या फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर जो है वो अकाउंट क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे अगर हमने इसको परचेज किया है तो। नेम ऑफ दी एसेट जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अगर जो ट्रांजैक्शन है वो अगर कैश में है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर ट्रांजैक्शन उधार में है यानी कि क्रेडिट है तो सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सपोज करिए कि जो ट्रांजैक्शन है आपकी 5000 का फर्नीचर है और मशीनरी है, और 5000 का फर्नीचर भी है, तो टोटल ट्रांजैक्शन जो है 10,000 की है, जिसमें से 8,000 की जो पेमेंट है वो कैश में है और 2,000 की उधार में है। अगर ये टोटल ट्रांजैक्शन उधार में होती तो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का अकाउंट ही क्रेडिट होता। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये एंट्री। सो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हेन एसेट्स, जैसे कि टाइपराइटर, मशीनरी, फर्नीचर को परचेज किया है तो एसेट्स का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट जो है या सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वेदर इट इज कैश और क्रेडिट परचेज, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर कैश परचेज है तो कैश अकाउंट, अगर उधार में है तो सप्लायर का अकाउंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजेस ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन और इरेक्शन। देखिए कि हमने एसेट को परचेज किया है, तो एसेट को परचेज करते बाद जो भी खर्चा उस पर किया गया है, जैसे उसको इंस्टॉल करने का खर्चा है, इरेक्शन चार्जेस हैं, तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको आगे जाके डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, डेप्रिसिएशन,
तो उस चैप्टर को करती बार ये एंट्री जो है पास होंगी, जैसे एसेट को खरीदा जाएगा, फिर उसके बाद एसेट्स को बेचा भी जाएगा। सो आइए देखते हैं। और इंस्टॉलेशन चार्जेस से रिलेटेड भी एंट्री होती है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड, जैसे कि आपने परचेज किया एसेट्स और उस पर जो भी खर्चा किया एसेट्स को परचेज करती बार, तो उससे क्या होगा, एसेट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, एसेट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज एक्सपेंसेस आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट की वैल्यू में हमें क्या करना होगा, उस खर्चे को डालना होगा, ऐड करना होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड ऑन परचेज ऑफ एन एसेट्स आर डेबिटेड टू कंसर्न एसेट अकाउंट। देखिए एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हम करेंगे एसेट्स को खरीदती बार, उसको डेबिट करेंगे एसेट्स अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। सो इस केस में क्या होगा, सो बोलने का मतलब ये है कि जो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इन केस अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है जनरल एंट्री में कि एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड किए गए हैं, एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्चा किया गया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया गया है, इरेक्शन चार्जेस, ये सारे चार्जेस पे किए गए हैं एसेट्स के लिए। तो उस केस में जो भी एसेट है, जैसे कि मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होगी। जैसे ये इरेक्शन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5000 ही थे, तो 5000 से एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये इस केस की एंट्री है, ये केस जो आपका 16 ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री है। सो उसके बाद यहाँ पे पूरी प्रॉपर जो है ट्रांजैक्शन बताई गई है कि इन केस अगर जीएसटी भी पे किया जाता है एसेट्स को खरीदती बार, तो ट्रांजैक्शन कैसे होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, जब भी एसेट को खरीदा जाएगा तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर उस पर कोई जीएसटी पे किया गया है तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट परचेज है या इंटर स्टेट परचेज है, उसके हिसाब से हम जो जीएसटी है उसको डेबिट कर देंगे, इनपुट जीएसटी को। और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो, और सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट तब किया जाता है अगर हम परचेज कर रहे हैं एसेट उधार में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस के केस में जो है वो ये वाली एंट्री पास होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इससे एसेट का अकाउंट बढ़ जाता है, एसेट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। सो नेक्स्ट, इन केस अगर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स या कोई एसेट है जो हमने बेच दिया है, तो क्या एंट्री पास होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज सेल की जाती है तो हमारे पास कैश आता है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होगा व्हेन सोल्ड फॉर कैश, हमने एसेट को या ऑफिस इक्विपमेंट्स को बेचा है कैश में। और अगर हमने उधार में बेचा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो परचेजर का अकाउंट जिसने परचेज किया है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए, और क्रेडिट क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वो भी बुक वैल्यू के साथ, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस करके। सो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आगे और भी बातें क्लियर होंगी। तो देखिए, क्योंकि एसेट जो है बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और जब भी हम सेल करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको आउटपुट सीजीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, उसके हिसाब से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपको प्रॉफिट होता है तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जो है व्हेन सोल्ड ऑन प्रॉफिट, जब एसेट को प्रॉफिट पे बेचा गया है तो जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये जो एंट्री मैंने आपको बताई है, इस एंट्री को जो है आप अपनी बुक्स, नोटबुक्स में लिखते जाइए, और जो थ्योरी है वो बुक से ही लर्न करिए, पर एंट्रीज वगैरह सब कुछ लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के 17, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ बायर। कि जो कैरेज पे किया गया है, कैरेज जो है वो एक भाड़ा होता है, कैरेज चार्जेस होते हैं, और इंश्योरेंस पे किया गया है बायर के बिहाफ पे। तो दीज एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज फ्रॉम द बायर। तो ये एक्सपेंसेस
जो है हम बायर से चार्ज करते हैं, एंड हेंस आर टू बी डेबिटेड टू बायर्स यानी कि डेटर्स अकाउंट। देखिए ये जो खर्चा पे किया गया है, ये जो खर्चा पे किया गया है, कैरेज या इंश्योरेंस जो पे की गई है वो बायर के बिहाफ पे यानी कि बायर से रिलेटेड है, इसलिए डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट को। कैश क्यों? क्योंकि इसको बिजनेस पे कर रहा है बायर के बिहाफ पे। तो क्या एंट्री पास होगी? आप एंट्री जो है नोटबुक में लिखिएगा। एंट्री पास होगी कि डेटर्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। आई होप आपको यहां तक जो है एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। दीज देयर आर वेरियस पैक। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में, जैसे कि रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, रिक्शा फेयर है। सो दीज आर डेबिटेड टू ट्रेड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए तो इनसे रिलेटेड ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर पैटी एक्सपेंस लिखा है तो पैटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस एंट्री को कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, अगर पैटी एक्सपेंस लिखा है क्वेश्चन में तो स्टूडेंट हम पैटी एक्सपेंसेस जो अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। पैटी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 500 रुपीज। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड देखिए, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज ड्यू टू देयर कंटिन्यू यूज। देखिए जितना कंटिन्यूस हम यूज करते जाएंगे एसेट्स को तो उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होती जाएगी, है ना। सो दिस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हम उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज एसेंशियल टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सॉरी, इसलिए ये जरूरी है कि हम जो है वो एसेट्स पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करें, वो भी फिक्स रेट से चार्ज करें ताकि हम फाइंड आउट कर सके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सो इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ये बिजनेस के लिए लॉस है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, so depreciation account is debited and assets account is credited, so it will reduce the value of assets। तो देखिए सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस, पर जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये लॉस नहीं होती। ये मतलब ऐसा खर्चा है जिसके लिए हमने कोई भी मतलब पेमेंट नहीं किया है, नॉन कैश एक्सपेंस है। जब आप डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो वहां ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, कम करने के लिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट अकाउंट, यानी कि जो भी है आपकी एसेट, चाहे फर्नीचर होगी, मशीनरी होगी, हम उसे क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे और नरेशन आ जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर 19 जो है वो समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट है बैड डेट्स। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखिए गुड्स को जब हम उधार में बेचते हैं, है ना, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सो समटाइम्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ डेटर मे बिकम इरिकवरेबल। तो जो कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट है जो कस्टमर ने, डेटर ने हमको पे करना होता है वो
इरिकवरेबल हो जाता है, मतलब डेटर हमको पे नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, या तो पार्शली या होली अमाउंट जो भी हमने उससे लेना है, ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, या कोई और भी रीजन है, हो सकता है। सो सच इरिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो वो जो अमाउंट है वो क्या होगा, वो बैड डेट्स होगा। सो ये बैड डेट्स क्या होती है, बिजनेस के लिए लॉस होती है। ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है कि बिजनेस के लिए लॉस है, और इससे क्या हो, ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स, और जो भी पैसा हमने डेटर्स से लेना होता है, तो वो डेटर्स से जो पैसा लेना होता है तो ये डेटर्स अकाउंट को कम कर देता है। इन केस अगर बैड डेट से रिलेटेड एंट्री आती है तो बैड डेट्स कैसे बनाया जाता है डेटर्स को अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो द बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ये एंट्री है डेटर्स को बैड डेट्स बनाने की, और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो आइए देखते हैं, व्हेन द होल अमाउंट इज बिकम इरिकवरेबल। देखिए अब हम डेटर्स को एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर रहे हैं, ऐसी कोई एंट्री आपको जो है वो क्वेश्चन में करने को आएगी। सो बैड डेट्स अकाउंट इस केस में डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारी लॉस है और डेटर्स जो है वो कम हो रहे हैं, हमारी एसेट कम हो रही है। कम करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये जो एंट्री पास हो जाएगी, बीइंग बैड डेट्स रिटन ऑफ। और व्हेन द होल अमाउंट जो है, पूरा का पूरा अमाउंट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 5,000 रुपए है, 5,000 रुपीज, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है हमने क्या बना दिया, बैड डेट्स बना दिया। अगर जो है वो व्हेन पार्ट ऑफ द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल, जैसे कि जो पेमेंट थी, वो कितने की थी, वो थी 5,000 की, पर जिसमें से 2,500 जो रुपीज हैं वो बैड डेट्स हो गए, और 2,500 रुपीज जो है वो क्या हो गए, हमको डेटर से रिसीव हो चुके हैं। सो बीइंग रिसीव्ड कैश पार्शियली एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ऐसी नरेशन हम लिख देंगे अगर पार्ट पेमेंट जो है हमको रिसीव हो रहा है और बाकी का जो अमाउंट है वो क्या है, वो लॉस है, वो बैड डेट्स बन चुका है, तो ये एंट्री पास होगी। सो प्लीज आप एंट्री को जो है बुक में लिखते जाइए, और जो भी बातें आपको मेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको भी नोटबुक में जो है नोट करते जाइए। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर। देखिए अगर कोई पर्सन बैड डेट्स बन जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो बाद में आपको पैसे वापस कर देता है। समटाइम्स एन अमाउंट डिक्लेयर्ड एज अ बैड डेट, जैसे कि ऊपर मैंने एंट्री में 5,000 रुपए जो है वो बैड डेट्स जो है वो शो किए हैं होल अमाउंट में, तो वो पैसा मुझे जो है डेटर से कुछ टाइम के बाद रिसीव हो जाता है। सो ये मेरे लिए गेन है, बिजनेस के लिए गेन है, और हमको कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। देखिए यहाँ पे डेटर का नाम नहीं आएगा, यहाँ कस्टमर का नाम नहीं आएगा, इसके पीछे ये रीजन यहाँ दिया है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली नाउ रिकवर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, देखिए क्या बात यहाँ पे जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ बैड डेट्स रिकवरी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड, कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्योंकि हिज अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, क्योंकि उसका जो अकाउंट है वो पहले से ही हमने क्रेडिट कर दिया है जब हमने एज अ बैड डेट्स उसको राइट ऑफ किया था। इस एंट्री में आप देख सकते हैं कि डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी ही क्रेडिट है, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये बहुत ही जरूरी ट्रांजैक्शन है, एंड तक आपको ये ट्रांजैक्शन जो है काम आएगी। जो इसका एंड चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, तो ये सारी की सारी बातें आपको वहां काम आएगी। +2 में भी आपको ये सारी बातें काम आएगी, क्योंकि कॉमर्स का बिल्कुल बेस है, अकाउंट्स का बेस है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिबेट। रिबेट क्या होती है, देखिए सो रिबेट क्या है, व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स, देखिए जो बेचने वाला है, जो गुड्स को बेचने वाला है, वो अलाउ करता है रिडक्शन, एक रिडक्शन अलाउ करेगा वैल्यू ऑफ गुड्स में, जब वो गुड्स को बेच देगा आफ्टर द सेल, जब वो सेल कर दे, जब उसने सेल कर दी है कस्टमर को, उसके बाद भी गुड्स में अगर कोई रिडक्शन की जाती है। देखिए जैसे कि गुड्स की वैल्यू जो थी वो थी 5,000 रुपए और ये सेल कर दी गई है, तो सेल होने के बाद भी अगर
सेलर ने इस गुड्स में कुछ इसकी वैल्यू में कमी की है, जैसे 4500 रुपीज का अमाउंट जो है वो रिसीव कर रहा है, जबकि सेल कितने की थी, 5000 की थी। जो 500 रुपए की है वो क्या मानी जाएगी, वो रिबेट मानी जाएगी। तो रिबेट होता क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं कि व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स अलाउड अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जो उसने गुड्स बेच दी हैं, जो मतलब बिजनेस से बाहर जा चुकी हैं, उस सेल होने के बाद भी अगर गुड्स की वैल्यू में जो है वो कुछ रिडक्शन अलाउ करता है सेलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसे रिबेट बोलते हैं। तो इस केस में 500 रुपीज क्या है, हमारी रिबेट है। तो रिबेट इज डिफरेंट, जो रिबेट होती है वो ट्रेड डिस्काउंट से अलग होती है, बिकॉज बोथ आर अलाउड फॉर डिफरेंट रीजन। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किसी और वजह से दिया जाता है, और जो हमारा रिबेट होती है उसके पीछे कुछ और रीजन है, रिबेट क्यों दी जाती है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है सेल को इंक्रीज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल को इंक्रीज करना हो तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर आपने पेमेंट को जल्दी रिसीव करना हो तो कैश अकाउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अगर पेमेंट को जल्दी रिसीव करना हो तो कैश डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है कस्टमर को। रिबेट के पीछे क्या रीजन है, देखिए, रिबेट में बी अलाउड फॉर रीजन जैसे कि सच एज गुड्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो गुड्स थे आपने वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के मांगे थे, पर आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स जो है वो मिलते हैं सेलर से। या फिर गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, कि जैसा आपने मांगा था वैसे गुड्स आपको एज पर स्पेसिफिकेशन जो है नहीं मिले हैं, तो उस केस में जो है वो रिबेट दी जाएगी। सो ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट रिड्यूसेस द सेल वैल्यू। देखिए, चाहे वो रिबेट है या ट्रेड डिस्काउंट है, सो दोनों की वजह से जो हमारी सेल वैल्यू है गुड्स की उसमें कमी आ जाएगी, उसमें रिडक्शन आ जाएगी। सो एंड परचेज वैल्यू गोस फॉर द परचेजर। और देखिए, सेल वैल्यू कम हो जाएगी सेलर के लिए और परचेज वैल्यू कम हो जाएगी परचेजर के लिए। आई होप आपको यहाँ तक जस्ट समझ में आ गया होगा। जो रिबेट होती है वो सेल करती बार भी दी जाती है और परचेज करती बार भी रिबेट जो है वो दी जाती है। सो रिबेट जब अलाउ होती है तो उसकी क्या एंट्री होगी, देखिए, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, यानी कि कस्टमर को अलाउ की जा रही है रिबेट, तो वो हमारे लिए तब क्या है, हमारे लिए वो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि लॉस है। रिबेट अलाउड हमारे लिए लॉस है। सो ये डेटर्स को दी जा रही है। सो टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे हम रिबेट अलाउड ऑन गुड्स सोल्ड, की रिबेट अलाउ की गई है जो गुड्स हमने सेल की है डेटर्स को। सो व्हेन जीएसटी वाज, अब नेक्स्ट एंट्री है व्हेन जीएसटी वाज चार्ज ऑन गुड्स सोल्ड। देखिए, जो भी हमने गुड्स बेची हैं अगर हमने उस पर जीएसटी भी चार्ज किया है तो उस केस में रिबेट अलाउड की क्या एंट्री होगी, तो रिबेट अलाउड क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, आई जीएसटी जो भी है, इंटरस्टेट इंटरस्टेट जो भी हमारी सेल है उस केस में जीएसटी डेबिट हो जाएगा। आउटपुट, देखिए आउटपुट वर्ड जो है जरूर यूज होगा क्योंकि सेल हो रही है, इसलिए सेल के केस में अगर हमने रिबेट दिया है, जीएसटी है, तो आउटपुट वर्ड जरूर आएगा। और टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो बीइंग रिबेट अलाउड एंड जीएसटी रिवर्स, तो इस केस में जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गई होगी एंट्री। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि व्हेन रिबेट रिसीव्ड। देखिए, जब आप रिबेट रिसीव करेंगे, देखिए बिजनेस रिबेट को कब रिसीव करेगा, जब वो गुड्स को परचेज करेगा। सो उस केस में क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे और रिबेट रिसीव्ड जो क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक तरीके का इनकम है, प्रॉफिट है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो गेन है तो ये क्या होगी, रिबेट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग रिबेट रिसीव्ड ऑन गुड्स परचेज्ड, सो जो हमने गुड्स परचेज की थी उस पे हमने रिबेट को रिसीव किया है। सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट है व्हेन जीएसटी वाज चार्ज ऑन द गुड्स परचेज्ड, कि जो हमने गुड्स परचेज की थी उस पे हमने क्या किया है, जीएसटी चार्ज किया है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, और रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और रिबेट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री ऐसी कैसी रहेगी, पर इसमें जीएसटी जो है रिवर्स हो जाएगा। टू इनपुट सी जीएसटी, देखिए परचेज पे हम रिसीव कर रहे हैं, परचेज वाली रिबेट है ये, तो जो इनपुट वर्ड यूज होगा
टू इनपुट CGST, इनपुट SGST जो है वो, या IGST जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो बीइंग रिबेट रिसीव्ड, जो रिबेट है वो हमने रिसीव किया है, और GST रिवर्स एंड GST रिवर्स, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। सो स्टूडेंट, ये थी जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप जो है इन सभी ट्रांजैक्शन को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।